हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे टेरेटोजेनेसिस से जुड़ा हुआ ही पार्ट। पिछले 2 वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं टेरेटोजेनेसिस के बारे में। टेरेटोजेनेसिस या फिर विरूप जनता जिसको हम कहते हैं। टेरेटोजेनेसिस के बारे में हमने स्टडी की। पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल या जेनेटिक इस तरीके के फैक्टर्स हैं जो कि टेरेटोजेनिक हो सकते हैं, विरूप जनता उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। और ये जो लक्षण हैं इनके आधार पर हम जेनेटिक चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं अपने को, सोमेटिक चेंजेस भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। और जेनेटिक हो या फिर सोमेटिक चेंजेज हो, इस प्रकार की वेरिएशन जो हैं वो क्या करती हैं, मेल फॉर्मेशन उत्पन्न करती हैं, विरूप जनताएं उत्पन्न करती हैं। किसी अंगों का निर्माण सही रूप में नहीं हो पाता है या किन्हीं अंगों का निर्माण एक्स्ट्रा में हो जाता है। इस प्रकार के कैरेक्टर आपको देखने को मिले थे। तो ये जो 2 प्रकार की आपको देखने को मिलती है टेरेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया, उसमें एक जो चेंजेज हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेज होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था, जिसमें हमने देखा था कि डेवलपमेंटल अरेस्ट, डेवलपमेंटल फेल्योर, डेवलपमेंटल एक्सेस, ये करेक्टर अपने को देखने को मिले थे। इसी के साथ हमने पढ़ा था इनकरेक्ट माइग्रेशन भी पढ़ा था, जिनमें अंगों का निर्माण सही रूप में नहीं हो पाता और उस जंतु के अंदर जो लक्षण है वो बाहरी लक्षणों के रूप में आप देख सकते हैं। मतलब किसी जंतु के अंदर बाहरी लक्षणों के आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर किसी न किसी रूप में जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिला है या इसके अंदर किसी न किसी रूप में इस प्रकार की जेनेटिक व्याधि है जिसके लक्षणों के आधार पर ये कैरेक्टर देखने को मिले हैं। दूसरे रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। इसमें जो चर्चा हम करेंगे जो फंक्शनल इसके कैरेक्टर हैं उनके बारे में, जो इसमें इस तरीके के लक्षणों का निर्माण होना जो आपको फंक्शनल रूप में देखने को मिल सकते हैं। विरूप जनता में प्रदर्शित होने वाले फंक्शनल चेंजेज कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। फंक्शनल चेंजेज को मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, किसी भी जंतु के अंदर उसका जो शारीरिक संगठन है, उस शारीरिक संगठन का बनाए रखना डिपेंड कर रहा है किन चीज़ों पर, जो उस जंतु से रिलेटेड जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया होती है उसके ऊपर। मतलब जो जीन एक्सप्रेशन की जो प्रक्रिया है उसी के आधार पर उस इंडिविजुअल के अंदर बनने वाले जो एंजाइम्स हैं और उन एंजाइम्स की वर्किंग प्रणाली सारी उसी पर निर्भर करती है। उसी के आधार पर हम देखते हैं जो छोटे से बच्चे जो हैं जन्म लेने के बाद में भी उनकी भी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। पता चलता है इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। इस प्रकार से कोई लक्षण है जो कि जेनेटिक वेरिएशन के कारण इसके नेफ्रॉन सही रूप में डेवलप नहीं हो पाए। अब जब नेफ्रॉन सही रूप में डेवलप नहीं हो पाए तो किडनी सही रूप में कार्य नहीं कर पाएगी, भले ही उसकी स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हो। लेकिन नेफ्रोटिक इस तरीके का डिसऑर्डर है, तो नेफ्रोटिक डिसऑर्डर के कारण उस इंडिविजुअल के अंदर यूरिन का जो बनना है वो बनने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए उसके अंदर आप देखते हैं थोड़े समय में सूजन आ जाती है। फिर देखते हैं कि उसको धीरे धीरे दवाइयों से लेकर के उसको फिर ले जाते हैं कहाँ तक, ये जो आजकल करते हैं ना डायलिसिस, वहाँ तक ले जाते हैं लोग। डायलिसिस में क्या होता है, एक इस तरीके की फिल्टर मशीन लगी रहती है, आरओ जैसे हम घर में काम में लेते हैं वैसे ही। जो कार्य आपकी किडनी नहीं कर पा रही वो एक मशीन करती है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। उसमें जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो एसिड्स हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो मिनरल्स हैं या एक्सेस अमाउंट जिन वेस्ट हैं, उन सबको वहाँ पर क्या होता है, त्यागा जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी आपका ब्लड प्योरीफाई करके वापस आपके शरीर में चला जाता है। तो ये कार्य जब मशीनों के थ्रू करना पड़े तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के जो वेरिएशंस हैं जिनके कारण या किस प्रकार की एबनॉर्मलिटी हैं जिनके कारण आपको अलग अलग लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
और ये लक्षण किसके आधार पर देखने को मिलेंगे आपको? अगर उस जंतु के अंदर जीन सीक्वेंस के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन उत्पन्न हो रखा हो। इसके अलावा उस जंतु के अंदर क्रोमोसोमल सीक्वेंस में कोई परिवर्तन उत्पन्न हो रखा हो। गुणसूत्रीय जो संरचना है, उस गुणसूत्रीय संरचना का सही रूप में निर्माण नहीं हो पा रहा हो। इसके अलावा डीएनए सीक्वेंस में कोई परिवर्तन आया हुआ हो, ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन की सीक्वेंस में कोई परिवर्तन आया हो। इन सब के आधार पर जो बनने वाले एंजाइम्स हैं, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी प्रभावित होती है, और जो कार्य होना होता है जिन एंजाइम के आधार पर या किसी अंग के कार्यात्मक जो उसकी प्रणाली, जब उसकी फंक्शनल जो इसकी प्रणाली है वो अगर यहाँ पर डिस्टर्ब होती हो, तो हम ये कह सकते हैं वो जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएंगे? फंक्शनल चेंजेस कहलाएंगे। और ये फंक्शनल चेंजेस भी क्या होते हैं? किसी न किसी टेरेटोजन के कारण ही उत्पन्न हो सकते हैं। और कौन कौन से टेरेटोजन होते हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किन किन प्रकार के जो रासायन हैं या जितने भी टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये जितने भी हमने फैक्टर्स पढ़े थे वो टेरेटोजन हो सकते हैं। और उनके आधार पर टेरेटोजेनेसिस का जो करेक्टर है उसमें एक करेक्टर आपको ये देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर फंक्शनल जो चेंजेस हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। अब फंक्शनल चेंजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहला इसमें लक्षण जो है उसकी बात करते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसको हम PKU के नाम से जानते हैं। देखो, अपने ब्लड के अंदर जितनी भी प्रकार की एक्टिविटी चलती रहती हैं, अपने ब्लड का जो pH लेवल है और ब्लड के जो कंटेंट्स हैं, ब्लड प्लाज्मा के जो कंटेंट्स हैं, ब्लड कैप्सूल्स के जो कंटेंट्स हैं, चाहे वो आपके ये बेसोफिल हो, न्यूट्रोफिल्स हो, ये सभी हो, इन सब की निश्चित क्वांटिटी होना यहाँ पर ज़रूरी होती है। भले ही आपके ल्यूकोसाइट्स हों, आप जैसे देखते हैं WBC काउंट है, आपका RBC काउंट है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल है, ये सभी लेवल जो हैं वो एक निश्चित अवस्था में बने रहने जरूरी होते हैं। और ये तभी बने रह पाते हैं जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि न हो। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा लक्षण आपको देखने को मिल रहा है जिसको हम कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU। अब ये देखो कैसे डेवलप होता है कि अपने शरीर के अंदर, अपने ब्लड के अंदर मौजूद फिनाइल एलानिन जो है ब्लड के अंदर कंटेंट, ये एक प्रकार की जैसे अमीनो एसिड्स हैं। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि जो भी अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में दूसरे अमीनो एसिड से फ्यूज होकर के या इनके साथ संगलित होकर के या जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर रहे हैं। और इस कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन में मान लीजिए 1 2 3 4 5 जो भी जितने भी प्रोटीन हैं, ये सॉरी अमीनो एसिड्स हैं, उन अमीनो एसिड्स के कारण यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की जो प्रोटीन है उसका निर्माण होता है। ये क्या है? स्पेसिफिक प्रकार की प्रोटीन है, ठीक है। अब स्पेसिफिक प्रकार की प्रोटीन के बनने में सभी अमीनो एसिड का अपना अपना रोल होता है, ठीक है। अब एक तरीके से हम बात करें कि जो फिनाइल एलानिन है ये क्या होता है अपने ब्लड के अंदर, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है और इसके लिए आवश्यक होता है एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम जिसको हम कहते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसको हम जानते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। अब क्या होता है कि किसी प्रकार के, हो सकता है वो जेनेटिकल हो या कोई इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर हो, जिसके कारण जो अपने शरीर के अंदर, जैसे हम कहें कि क्रोमोसोमल जो एब्रीवेशन है, सॉरी
क्रोमोजोमल जो वेरिएशन है, उस क्रोमोजोमल वेरिएशन के कारण इस एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। क्रोमोजोमल वेरिएशन के कारण ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो फिनाइल एलानिन है ये टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो फिनाइल एलानिन है ये इस प्रकार का अमीनो एसिड है जिसकी ब्लड के अंदर अमाउंट इंक्रीज होती चली जाएगी। ब्लड के अंदर इस अमीनो एसिड की अमाउंट जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, जो कि क्या होगी, एक तरीके की एबनॉर्मलिटी को प्रदर्शित करेगी, जिसको हम कहते हैं एनोमेली। इस तरीके का लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें फिनाइल एलानिन जो है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब देखो इस टायरोसिन का इफेक्ट क्या होगा, जब इस टायरोसिन का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो आगे मेलानिन का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, ये जैसे एक पहली रिएक्शन पढ़ी हमने, दूसरी हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जिसको ये तो कहीं जानी जा रही थी। ये जो लक्षण है ये क्या कहलाएगा, जिसमें ब्लड के अंदर इस फिनाइल एलानिन की अमाउंट जब इंक्रीज हो जाती है तो इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी किस नाम से जानी जाती है, फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म। अब एल्बिनिज्म के अंदर क्या होता है कि ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, एल्बिनिज्म के अंदर टायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, टायरोसिन अमीनो एसिड जो है वो मेलानिन में कन्वर्ट होना चाहिए। मेलानिन के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन टायरोसिन अमीनो एसिड यहाँ पर मौजूद है, पहले से मान लीजिए पहले से यहाँ पर टायरोसिन अमीनो एसिड मौजूद है, लेकिन वो मेलानिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम टायरोसिनेज जो एंजाइम है यहाँ पर उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। अब ये किसके कारण हो सकता है, तो इसमें भी क्रोमोजोमल वेरिएशन माना जाता है। एलिंग सूत्री जो अप्रभाविता है उसके कारण आपको ये लक्षण देखने को मिल सकता है कि टायरोसिनेज जो एंजाइम है उस एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या है कि एक तो टायरोसिन अमीनो एसिड की मात्रा ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा कैरेक्टर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब मेलानिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो अपनी स्किन के अंदर जो मेलानिन है ये क्या करता है, यूवी प्रोटेक्शन देता है, अल्ट्रावायलेट रेज से आपको प्रोटेक्शन देता है। तो जब मेलानिन का निर्माण नहीं हो पाएगा तब आपकी स्किन के अंदर मेलानिन की अनुपस्थिति के कारण आप अल्ट्रावायलेट रेज के कारण जो आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं उनके कारण आप अपनी स्किन को नहीं बचा सकते, जिसका लक्षण आपको देखने को मिल सकता है कि जैसे जो मैंने आपको बताया सनबर्न के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो माइलोमा प्रकार का जो कैंसर है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक तरीके का मेलानिन की अनुपस्थिति के कारण स्किन कैंसर की डिजीज जो है वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब देखो रीज़न तो क्या था, कोई ना कोई जेनेटिक वेरिएशन, लेकिन आपको वो होने वाले जो संरचनात्मक के अलावा जो यहाँ पर जो फंक्शनल चेंजेज हैं उन फंक्शनल चेंजेज के कारण भी आपको इस तरीके के लक्षण देखने को मिल सकते हैं जो कि उस इंडिविजुअल के अंदर इस प्रकार की एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल कैरेक्टर यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। तीसरा हम देखते हैं जिसको कहते हैं एलकेप्टोन्यूरिया।
दो लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा, दोनों प्रकार के जो फंक्शनल चेंजेज हैं, पहला तो है फिनाइलकीटोन्यूरिया, दूसरा एल्बिनिज्म, तीसरा है एल्केप्टोन्यूरिया। तो एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है कि ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है इसका प्रोडक्ट होता है एक, जिसको हम कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड। क्या है यहाँ पर, ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है प्लस ये जो मेलानिन है, यहाँ पर हम ये कहेंगे टायरोसिन अमीनो एसिड का एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड। ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम, जिसको हम कहते हैं होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये जो होमोजेंटिसिक एसिड है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की सहायता से मिथाइल एसिटोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मिथाइल एसिटोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, इस एंजाइम का फॉर्मेशन सही रूप में नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब इस होमोजेंटिसिक एसिड का और होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज का यहाँ पर निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो ये भी क्या होता है, एक तरीके का क्रोमोसोमल वेरिएशन है। और क्रोमोसोमल वेरिएशन के कारण जब इसका निर्माण नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब होमोजेंटिसिक एसिड जो है इसकी तादाद ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, और इसके कारण, इसके बढ़ने के कारण जो अपना ब्लड है उस ब्लड के थ्रू जो इसेंशियल एसिड्स हैं जिनकी ब्लड को आवश्यकता रहती है, हमारे शरीर को आवश्यकता रहती है, वो इसेंशियल एसिड्स जो हैं वो क्या होंगे, एक्सक्रीट करवा दिए जाएंगे। किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। अब देखो हुआ क्या इन तीनों प्रकार में, चाहे आप फिनाइलकीटोन्यूरिया पढ़ें, चाहे आप एल्बिनिज्म पढ़ें या एल्केप्टोन्यूरिया पढ़ें, या एक और है इसमें चौथा जिसको हम कहें, जो कि सबसे चर्चित है, हीमोफीलिया रोग जिसको हम कहते हैं। वो भी क्या है, जो 8th फैक्टर है उसके कारण डेवलप होने वाला एक लक्षण है, जिसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। अफ्रीकन लोगों में आपने देखा है कि रक्त का थक्का वहाँ पर नहीं जमता, जिसके कारण हीमोफीलिया डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके की हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, तो इस प्रकार की हेरिडिटरी डिजीज जो हैं उनमें भी क्रोमोसोमल वेरिएशन का ही आधार है। और क्रोमोसोमल वेरिएशन में आप देख रहे हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया या फिर हीमोफीलिया, ये सभी प्रकार के परिवर्तन इस प्रकार के परिवर्तन हैं जो कि फंक्शनल चेंजेस लाते हैं। और इनके फंक्शनल चेंजेस होने के कारण आप देख पा रहे हैं कि या तो ब्लड का कंटेंट बिगड़ जाता है, या फिर जो भी लक्षण हम देखते हैं, जो क्रियाएं अपने शरीर के अंदर होनी चाहिए जो कि ब्लड के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी हैं, और जो दूसरी प्रकार के चाहे डाइजेशन से रिलेटेड हैं या कोई हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब यहाँ पर क्या होंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे आप फिनाइल एलानिन की बात करें या फिर आप दूसरे प्रकार के जो यहाँ पर आप एंजाइम्स की बात करें, इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन न हो पाना भी क्या कहलाता है, यहाँ पर क्रोमोसोमल वेरिएशन को प्रदर्शित करता है। और इनके कारण भी आप क्या कर सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी के लक्षण जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था टेरेटोजेनेसिस में हमने 2 प्रकार पढ़े।
टेरेटोजेनेसिस किस तरीके से उत्पन्न होता है, टेरेटोजेनिक जो पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं, फैक्टर्स कौन से होते हैं, और उनको उत्पन्न करने वाले जो लक्षण हैं, उनके आधार पर जो उत्पन्न होने वाले जो लक्षण हैं वो आपको दो रूपों में देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ा ही था कि जो डेवलपमेंटल एक्सेस है या फिर इनकरेक्ट माइग्रेशन है, डेवलपमेंटल जो फेल्योर हैं उनके लक्षणों के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने ये जितने भी करैक्टर हैं इनके बारे में हमने चर्चा की है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जब आपसे पूछा जाए टेरेटोजेनिक जो एजेंट हैं वो कौन से होते हैं, या इस पर एक क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, टेरेटोजेनेसिस केवल, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन टेरेटोजेनेसिस। तो टेरेटोजेनेसिस जो हैं वो किस कारण से उत्पन्न हो पा रही हैं, उन सब के बारे में आपको ये इसी तरीके से लिख देना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।